Hello everyone, welcome to our first session of the banking term 2 weeks syllabus. क्लास 11th में टर्म 2 में बैंकिंग में 3 चैप्टर्स हैं. नंबर 1 एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंक फंड्स. हमारे पास कितने चैप्टर हैं टोटल चैप्टर हमारे पास हैं 3. नंबर 1 है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड्स. दूसरा है लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और जो तीसरा चैप्टर है जो कि थोड़ा हमारा डेली की जो मतलब रूटीन है, जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड है, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स. तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और हम लोग चलते हैं. अपना पहला चैप्टर हमारा जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड्स. इस पे आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड्स. तो देखो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड्स का बेसिक मतलब क्या है. सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड्स इसका मतलब क्या है. देखो बैंक फंड का मतलब हो गया बैंक का पैसा. किसका पैसा? तुम्हारा नहीं है, बैंक का है. तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है मालूम है, लेकिन ये किसका है? ये बैंक का पैसा है. तो एम्प्लॉयबिलिटी सबसे बड़ी समस्या देश की क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार. तो अब इस देश की समस्या एम्प्लॉयबिलिटी है, इसका हमारे बैंक फंड से क्या रिलेशन है? देखो मेरा मानना है कि अगर हमें टॉपिक या फिर सब्जेक्ट जो टाइटल है उसका मतलब क्लियर है तो कहीं ना कहीं समझने में आसानी होती है. तो देखो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंकिंग फंड का मतलब ये है कि जो बैंक का पैसा है वो कहीं बेरोजगार तो नहीं है. अब कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, बेरोजगारी, बैंक का पैसा कैसे बेरोजगार हो सकता है? कहने का मतलब बैंक का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ. बैंक के पास पैसा है, बैंक उस पैसे का यूज़ जो है वो किस जगह पर करता है, हमें वो देखना है. किस किस फॉर्म में बैंक का पैसा जो है यूज़ होता है, बैंक का पैसा जो है वो किस किस फॉर्म में होता है और कहाँ कहाँ पे होता है. तो हमें ये सब चीज़ें देखनी हैं. तो अब ये देखो इसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बैंक फंड कहाँ कहाँ होती है. तो बैंक फंड जो है वो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है कहाँ पे एम्प्लॉयड होता है, वो एम्प्लॉयड होता है लिक्विड असेट्स के फॉर्म में. किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड असेट्स के फॉर्म में. अब ये लिक्विड असेट्स क्या है? पानी वाली असेट्स. कह सकते हैं कि कुछ जो हैं ये पानी की तरह होती हैं. अब कैसे होती हैं पानी की तरह? देखो पानी कहने का मतलब ये है लिक्विड असेट्स मतलब वो असेट्स जो इजीली कन्वर्ट हो जाएं किसमें? कैश में. दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड. इसमें देखिए दैट एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी, यानी कि वो असेट्स जो कि पैसे में कन्वर्ट हो जाएं बहुत जल्दी, विद मिनिमल इम्पैक्ट टू द प्राइस रिसीव्ड. मतलब प्राइस पे जो है उस पे इम्पैक्ट कितना पड़े? बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़े. प्राइस पे बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़े. तो कहने का मतलब इसमें मिनिमल इम्पैक्ट का क्या मतलब है? अब देखिए एग्जांपल दे रखा है. शेयर मान लो मैंने किसी कंपनी के खरीदे 100 रुपये में, 100 रुपीज़ मैंने जो है उसके शेयर खरीदे और मैंने कुछ दिनों बाद उन शेयर को बेचना चाहा. उन शेयर को जब बेचा तो वो मेरे शेयर 96 रुपीज़ में बिच गए. कितने में बेच दिए हमने? 96 रुपीज़ में. तो ये जो 4 रुपीज़ का जो हमें लॉस है ये क्या है? प्राइस में इम्पैक्ट है. क्या है? प्राइस में इम्पैक्ट मतलब प्राइस में अप एंड डाउन हुआ. क्या हुआ? प्राइस में अप एंड डाउन हुआ. कितने का हुआ?
₹4 का। तो ये जो है मिनिमल इम्पैक्ट, मतलब प्राइस में ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब जैसे मेरे पास शेयर्स थे, ये मेरे लिए क्या थे, एसेट्स थे। इनको मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, मनी में। मनी में कन्वर्ट करने पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। यहाँ पे तो ₹4 स्टॉक मार्केट जब बात करते हैं शेयर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया है कि मतलब कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मान लो ₹100 के शेयर खरीदे थे और बेच दिए कितने में, 70 में, तो ये हो गया बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, मतलब वो पैसा जिसको मतलब वो असेट्स जिसको हम पैसे में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकें, ज़्यादा फर्क ना पड़े उसकी प्राइस में। समझ में आए। अब देखिए आगे फीचर्स ऑफ लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स के फीचर्स क्या होते हैं, लिक्विड फीचर्स। अब देखो इन्हीं फीचर्स से हम एक नई डेफिनेशन भी बना लेंगे। क्या कर लेंगे, नई डेफिनेशन भी बना लेंगे। तो पहला फीचर क्या है लिक्विड असेट्स का, देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट। मतलब एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम ये सारी सेल और बाई कर पाएँ, जहां पर अपने हम पैसे को या फिर अपने एसेट्स को इन्वेस्ट कर सकें और उसको हम कन्वर्ट कर सकें ईजिली। तो क्या होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड मार्केट होना चाहिए। दूसरा क्या है, देयर शुड बी इनफ पार्टिसिपेंट्स टू मीट द सेलिंग प्रेशर। मतलब लिक्विड एसेट्स में जो फीचर है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं, इनफ होते हैं। क्या मीट करते हैं, सेलिंग प्रेशर। इनफ पार्टिसिपेंट्स, इनफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब है मैक्सिमम या फिर एक इनफ बायर। मतलब बायर्स होने चाहिए कितने, इनफ, एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक सफिशिएंट नंबर में क्या होने चाहिए, बायर होने चाहिए, जो कि सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर का मतलब हो गया हाई प्राइस। मतलब नंबर ऑफ बायर जो है वो सफिशिएंट होने चाहिए, इनफ होने चाहिए, और वो जो है हाई प्राइस जो असेट्स की है उसको बियर कर सकें, उसको परचेज कर सकें उसकी हाई प्राइस पे। सी पॉइंट क्या है, विदाउट मटेरियली इंपेयरिंग, विदाउट मटेरियल इम्पैक्टिंग प्राइस ऑफ असेट्स। देखो विदाउट मटेरियली इम्पैक्टिंग प्राइस ऑफ असेट्स, ये पॉइंट बिल्कुल सेम है किससे, मिनिमल इम्पैक्ट टू प्राइस रिसीव। मिनिमल इम्पैक्ट टू प्राइस रिसीव, इसका मतलब है कि प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, विदाउट मटेरियली इम्पैक्टिंग द प्राइस ऑफ असेट्स। जो असेट्स की प्राइस है उसी प्राइस पे वो खरीद लें, कौन, पार्टिसिपेंट्स यानी कि बायर्स। ज़्यादा बार्गेनिंग या ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उसकी प्राइस पे। ये 3 फीचर्स हो गए। अब आ जाता है फोर्थ फीचर जो कि है रिलेटिव ईज इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, लिक्विड असेट्स का। क्या है, मतलब मैंने किसी को अपने जो है असेट्स बेच दिए। अब मुझे वो असेट्स, यानी मान लो ये शेयर का एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऐसे किसी से शेयर खरीदे थे, अब मैंने वो असेट कन्वर्ट करने हैं किस में, मनी में। तो अब उन्हें कन्वर्ट करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव ईज, मतलब ईजिली वो ट्रांसफ़र हो जाए या फिर उसको हम इन कैश यानी कि कैश करा सकें। अब ये नहीं है कि मेरे शेयर हैं, मैंने खरीदे थे, अब मैं उसे कैश करना चाहता हूं तो मैं कैश नहीं कर पा रहा हूं, कुछ कंपनी की रेस्ट्रिक्शंस जहां मैंने इन्वेस्ट किए थे, या फिर बहुत सारी पेपर वर्क है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये थे फीचर्स। तो अब देखिए यहीं से इसका निकालते हैं नई डेफिनेशन। लिक्विड असेट्स जो हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, लिक्विड असेट्स आर द असेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी विद मिनिमल इम्पैक्ट टू द प्राइस रिसीव्ड। मतलब वो असेट्स जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकें विदाउट
impacting the price of the assets or without impacting the price received for that। तो अब इसमें देखो फीचर से निकालते हैं एक हम नई डेफिनेशन, वो क्या निकलेगी, लिक्विड असेट्स फीचर से ही निकालेंगे। एक असेट को लिक्विड असेट कब कहते हैं, एन एसेट इज कॉल्ड एन लिक्विड असेट व्हेन देयर इज एन established market and enough participants to meet the selling pressure without materially impacting the price of the assets and there is a relative ease in transfer of ownership। देखो यहाँ से क्या एक अच्छी कहते नहीं है, मार्क्स चाहिए तो कैसी डेफिनेशन चाहिए, अच्छी मतलब समझ में आए या ना आए लेकिन दिखने में पढ़ने में अच्छी लगनी चाहिए। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर है, ये देखो एक जोक था, ऐसा नहीं होता है लेकिन मतलब समझाने के लिए बताया कि मतलब डेफिनेशन हमेशा एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अक्सर हम डेफिनेशन लिखते हैं वो किसी ना किसी ऑथर की लिखते हैं या फिर किसी ना किसी प्रोफेसर जो उसमें होते हैं उसके लिखते हैं। अब देखो यहाँ से अच्छी खासी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन सकती है। क्या बन सकती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, अब इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, एन एसेट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट व्हेन देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट, व्हेन देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट एंड इनफ participants to meet the selling pressure without materially impacting the price of assets and relative ease in transfer of ownership। तो ये जो है इसके फीचर्स हैं और इससे एक नई डेफिनेशन बन सकती है। इतना समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिक्विड एसेट्स होते क्या हैं समझ लिया, क्या फीचर्स होते हैं ये भी देख लिया। अब लिक्विड एसेट्स में आता क्या क्या है, हमें मालूम है कि लिक्विड एसेट मतलब वो एसेट जिसको पैसे में जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें इस्टेब्लिश मार्केट होता है, इनफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि सेलिंग प्रेशर को मीट करते हैं, प्राइस को इफेक्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, रिलेटिव ईज होती है। तो होते क्या है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, इनके नाम तो बताओ कोई सर जिससे मुझे समझ में आए कि ये होता क्या है। आपने बता दिया कि स्वीट्स जो होती हैं मीठी होती हैं, इसमें ऐसा होता है, कोई स्वीट्स के नाम तो बताओ जिससे मुझे लगे कि हाँ ये स्वीट्स है। तो देखो अब ये लिक्विड एसेट्स है, ये स्वीट नहीं है। लिक्विड एसेट में पहला क्या आता है, कैश इन हैंड, मतलब जो पैसा आपके पास अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी कैश में है। अब इसको कैश में कन्वर्ट यानी कि मनी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है कैश इन हैंड, उसके बाद आ जाता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मतलब कहीं ना कहीं मैंने किसी को पैसा दे रखा है, कॉल पे मतलब डिमांड पे, जब मैं चाहूँगा तब मैं उससे पैसा अपना ले लूँगा। शॉर्ट नोटिस एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड 2 महीने 3 महीने के लिए मैंने किसी को पैसा दिया है और मैं चाहता हूँ उसे अपने 2 महीने के अंदर मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, कैश में। इसके बाद आता है बैलेंसेस विद आरबीआई। कुछ बैलेंस हम अपना आरबीआई के पास भी रखते हैं, जब हमारे पास सरप्लस होता है सब जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अगर कुछ बचता है तो उसको हम आरबीआई के पास भी रखते हैं। तो जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की शॉर्टेज होगी तो मैं आरबीआई से अपना पैसा मंगा लूँगा। फिर आ जाते हैं बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, मतलब वो पैसा जो अदर बैंक्स में मैंने डिपॉजिट कर रखा है या फिर किसी को दे रखा है। मान लो किसी दूसरे बैंक को पैसे की शॉर्टेज थी, मेरे पास सरप्लस था, मैंने उसको पैसा दे दिया, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा। तो अब मेरे को पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने दूसरी बैंक से मांग लिया, तो दूसरी बैंक का पैसा कहाँ है, मेरे पास है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे से ले लेगी। फिर आ जाता है इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट और बैलेंस विद अदर बैंक सेम बात है, बस फ़र्क इतना है कि इंटर बैंक डिपॉजिट सिर्फ कितने डेज़ के लिए होता है, 30 डेज़ के लिए। ये हो गया।
ये हमारी लिक्विड असेट्स, कैश इन हैंड, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बैलेंसेस विद आरबीआई, बैलेंसेस विद अदर बैंक्स, इंटर बैंक डिपॉजिट ड्यू विद इन 30 डेज। अब बात करते हैं कॉल मनी, शॉर्ट टर्म मनी, नोटिस मनी, ये क्या होते हैं। देखो कॉल मनी वो समझ में आ रहा है शब्द वर्ड से ही कि कॉल मनी क्या है, जो पैसा मेरी, जैसे मैंने किसी को कॉल किया मेरा पैसा दे जाओ आके, तो तुरंत आपको मेरा पैसा देना पड़ेगा। और नॉर्मली ये पैसा जो है एक दिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक दिन के लिए। जो पैसा एक दिन के लिए दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉल मनी। बेसिकली ये एक दिन के लिए ही होता है। देखो इसका यूज़ क्या है, इसको CRR मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये CRR क्या होता है? CRR अभी आगे आएगा, इसको बताते हैं। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कॉल मनी क्या हुआ? सिर्फ कितने दिन के लिए है? एक दिन के लिए है। अब आ जाओ नोटिस मनी। मैंने किसी को पैसा दे रखा है शॉर्ट नोटिस के लिए, मतलब 2 से 14 दिन के लिए, 2 से लेके 14 डेज तक के लिए। फिर आ जाता है टर्म मनी। टर्म मनी मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के लिए दे रखा है। ये जो है इसकी ड्यूरेशन होती है 15 डेज टू 1 ईयर। तो ये इसकी ड्यूरेशन होती है कितनी? 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक। तो ये थे हमारे कॉल मनी। अब देखो कॉल मनी जब किसी को देते हैं, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो अगर बैंक किसी को डिपॉजिट की फॉर्म में रुपए शॉर्टेज के में देगी तो वो भी दूसरी बैंक से क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट किस रेट पे होता है उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। मतलब कॉल मनी रेट, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी, इंटरेस्ट रेट, मतलब जिस रेट पे दूसरी बैंक को हम जब पैसा देते हैं कॉल मनी के फॉर्म में, तो उसके जो रेट होता है, मतलब जो उसका 5% 6% जो भी रेट है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल मनी रेट। और ये जो है एक बहुत ही वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत जल्दी चेंज होता है। ये पर डे भी चेंज हो जाता है, कभी कभार आवर्स में भी चेंज होता है। मतलब मान लो 2 o'clock पे कुछ था और 5 o'clock पे कुछ हो गया। तो इनमें चेंज फ्लक्चुएशंस बहुत होते रहते हैं। किसमें? कॉल मनी रेट में। तो कॉल मनी ही बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब देखो अगर पैसे की शॉर्टेज ज़्यादा होगी बैंक्स को, तो कॉल मनी रेट यानी कि CMR की डिमांड जो है ज़्यादा होगी, तो इसका रेट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर मान लो पैसे की शॉर्टेज ज़्यादा नहीं है बैंक्स को, तो जो ये कॉल मनी रेट है इसकी डिमांड कम होगी तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है, मतलब सरप्लस फंड की जो डिमांड है, जो नीड है, वो कैसी है। अब ये मत कहना कि सर आप डिमांड सप्लाई पढ़ाने लगे हो। देखो लॉजिक्स हैं, रिलेट करना पड़ता है, डिमांड सप्लाई अपनी जगह है। तो अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम देखेंगे। इसके बाद आता है CRR। CRR को हमने क्या किया था? छोड़ रखा था यहाँ पे। CRR जो है यहाँ पे छोड़ रखा था। अब इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करते हैं वो है हमारा CRR। CRR होता क्या है? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब एक रेशियो होता है जिसमें हमें कैश को क्या करना पड़ता है? रिजर्व करना पड़ता है। एक क्या है ये CRR? एक रेशियो है जिसमें हमें कैश को क्या करना पड़ता है? रिजर्व करना पड़ता है। कैश को रिजर्व करना पड़ता है। तो CRR क्या है? एक रेशियो है इन विच कैश रिजर्व्ड, कैश इज रिजर्व्ड। तो कैश एक रेशियो में रिजर्व किया जाता है। तो रिजर्व कहाँ करते हैं? किसके पास जाता है ये रिजर्व होता है? ये जाता है किसके पास? ढूंढो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? RBI। एक एवरेज कैश बैलेंस होता है जो कि रिक्वायर होता है, हमें मेंटेन करना पड़ता है। किसके साथ? RBI के साथ। RBI के पास हमें एक रेशियो में
कैश स्पेसिफाइड एक परसेंट होता है उसमें रिजर्व करना पड़ता है। कहाँ पर? आरबीआई के पास। तो अब ये सर सीआरआर क्या होता है समझ गए कि एक रेशियो है जिसमें हमें कैश जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। लेकिन ये सीआरआर कैसे निकालते हैं, कितना होता है, कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। सीआरआर जो है एक फिक्स परसेंट होता है। एक फिक्स परसेंट होता है किस चीज़ का? ये होता है एनडीटीएल। किसका हुआ? एनडीटीएल। एनडीटीएल भाई क्या होता है ये? एनडीटीएल तो नहीं सुना। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखो अब यहाँ पे लायबिलिटी और असेट्स के जो हैं वो एक तरह से कॉन्सेप्ट बदल से जाते हैं। अब कैसे? देखो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो मेरे लिए जो पैसा बैंक में जमा है वो असेट्स है। मैंने जो है बैंक में पैसा जमा किया, क्या किया? बैंक में पैसा जमा किया। ये बैंक है, इसमें मैंने जो पैसा जमा किया वो मेरे लिए असेट्स है। क्या है? असेट्स है। लेकिन यही पैसा बैंक के लिए क्या है? मैंने तो जमा किया, मेरे लिए असेट्स है, लेकिन ये बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी। मतलब बैंक के पास आपका कुछ पैसा रखा है, अब ये बैंक की देनदारी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मतलब लायबिलिटी है कि जब आप पैसा मांगेंगे तो आपको पैसा बैंक देगी। ये बैंक की क्या है? लायबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे है कि बैंक आपको पे करेगी। तो ये लायबिलिटी बैंक की जो है ये दो तरीके की हो सकती है। एनडीटीएल से ही निकल के आते हैं। पहला आता है डिमांड लायबिलिटी। क्या होती है? डिमांड लायबिलिटी। दूसरी हो जाती है टाइम लायबिलिटी। ये फुल फॉर्म है एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल। तो डिमांड लायबिलिटीज क्या होती हैं सर? डिमांड लायबिलिटीज जो होती हैं मतलब वो पैसा जो बैंक आपको जब भी आप डिमांड करेंगे तब दे देगी। आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रखा है तो आपके लिए असेट्स है। आप उससे जब कहेंगे कि मेरी सेविंग अकाउंट से मुझे इतना पैसा चाहिए तो बैंक आपको क्या देगी? तुरंत पैसा देगी। तो ये बैंक की लायबिलिटी है। कैसी है? ऑन डिमांड है। कैसी लायबिलिटी है? ऑन डिमांड है। आप जब भी पैसा मांगेंगे आपको देना, बैंक आपको तुरंत दे देगी। और देखो करंट अकाउंट में आपने पैसा जमा किया, आपके लिए असेट्स हैं। आप जब चाहेंगे पैसा निकाल सकते हैं करंट अकाउंट से। तो ये आप जब डिमांड करेंगे बैंक से कि मुझे इतने लाख पैसा चाहिए या फिर इतना अमाउंट का पैसा दो, तो बैंक आपको क्या करेगी? तुरंत ऑन डिमांड पे करेगी। तो ये बैंक की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। कैसी लायबिलिटी हो गई? डिमांड लायबिलिटी हो गई। मतलब ऑन डिमांड बैंक को पे करना पड़ेगा। ये पैसा आपके लिए असेट्स है लेकिन बैंक की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिमांड लायबिलिटी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? करंट सेविंग अकाउंट वाला, करंट अकाउंट, इनमें जो पैसा होता है वो बैंक की डिमांड लायबिलिटी होती है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी मतलब बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, बैंक की देनदारी है, लेकिन कब है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। आपने बैंक में एफडी कराई, क्या कराई? फिक्स डिपॉजिट कराई। कितनी कराई? मान लो 10,000 की आपने एफडी कराई। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो ये थोड़ी ना कि आपने 5 महीने की कराई, आप 2 महीने बाद पहुंच गए बैंक में कि मेरा पैसा दो। बैंक नहीं देगी क्योंकि आपकी ड्यू क्या है? 5 मंथ है ड्यूरेशन। आपको 5 मंथ के बाद जाइए बैंक के पास, कहिए बैंक पैसा दीजिए, तो बैंक की लायबिलिटी है कि वो आपको पैसा क्या करेगी? पे करेगी। तो ये क्या है? टाइम लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब होती है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद।
ऑन टाइम पे करती है, टाइम से पहले नहीं। डिमांड मतलब जब चाहो तब, टाइम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। और देखो इसमें आ जाता है रिकरिंग डिपॉजिट। आपने हर महीने 100 रुपये जमा किए, ये आपकी रिकरिंग डिपॉजिट थी 1 साल के लिए। तो अब ये थोड़ी ना कि आप 6 महीने बाद पहुंच गए कि बैंक मेरा पैसा दो, बैंक नहीं देगी, क्योंकि ये कैसी लायबिलिटी है, टाइम लायबिलिटी है। तो बैंक आपको 1 साल के बाद ही पे करेगी। तो ये कैसी लायबिलिटी हो गई, टाइम लायबिलिटी हो गई। तो यही जो बैंक की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है, इसी का एक फिक्स परसेंट होता है, CRR। CRR क्या होता है, ये इसी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक फिक्स परसेंट होता है। और ये परसेंट जो है, ये परसेंट आपका जो एक NDTL का जो है उससे फिक्स परसेंट से ज़्यादा तो हो सकता है। मान लो फिक्स परसेंट जो RBI ने एक तरह से शेड्यूल किया है, मान लो 4% है, तो आप 4% तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 4 से 5 कर सकते हैं CRR मेंटेन, लेकिन 4 से आप 3.9 भी नहीं कर सकते। मतलब आपका जो CRR है वो एक फिक्स परसेंट से ज़्यादा तो हो सकता है, पर कम नहीं हो सकता। अगर उतना कहा है मेंटेन करने को तो आपको करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम ज़्यादा CRR मेंटेन करेंगे तो दिक्कत क्या होगी। मेरे पास पैसा है, उसमें से मैंने फिक्स परसेंट, मान लो CRR का था 4%। 4% क्या है, एक फिक्स परसेंट है CRR का। चलो मैंने इसको मेंटेन तो कर लिया, अब मेरे पास पैसा ज़्यादा था तो मैंने कितना कर दिया, 5 to 7% मान लो मैंने CRR मेंटेन कर लिया, रिजर्व कर लिया RBI के लिए। फिक्स परसेंट है, ज़्यादा हो सकता है, 5 से 7% हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। तो अगर मैंने 5 से 7% अपने NDTL यानी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ का पैसा रिजर्व कर लिया है RBI को देने के लिए, तो मेरे पास अब पब्लिक को देने के लिए पैसा जो है वो कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस होगा, क्योंकि हमने 5 से 7% तो किसके लिए रिजर्व कर दिया है, CRR के लिए, जो कि RBI के पास जाएगा। तो अगर हम इफ मोर CRR देन फंड फॉर लैंडिंग विल बी रिड्यूस, क्या होगा, जो फंड है रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए, लैंडिंग के लिए। तो इस चीज़ को समझिए, ये होता है CRR की बेसिक टर्म।